हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मेटाबॉलिज्म सीरीज को। मेटाबॉलिज्म सीरीज में हम आपकी सारी की सारी मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। मतलब कि आपकी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, आपकी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे एंड आपकी प्लांट से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। तो काफी ज्यादा लेक्चर होने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के, अराउंड 25 से 30 लेक्चर तो कम से कम जाएंगे, इतनी बात याद रख लेना। लेकिन मजेदार बात यह है कि सारे के सारे लेक्चर के लिए निमोनिक्स है आपके लिए, जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने वाली है। सारे के सारे मेटाबॉलिज्म आप तुरंत के तुरंत रिकॉल एंड रिवीजन कर सकते हो। आप याद रख सकते हो कि कहां पर कौन से प्रोसेस में क्या चीज हो रही है निमोनिक्स के थ्रू। तो मैं आपको निमोनिक्स भी दूंगा, ठीक है। इसके बाद होता है क्या है कि देखो, अगर मैं आपसे बताऊं कि हर एक पाथवे लाइक ए स्टोरी, ठीक है ना। जैसे कि आप मूवी देखते हो ना, सेम उसी प्रकार से मूवी की तरह आपको एक्सप्लेन किया जाएगा एंड मूवी की तरह आपको जो है इंजॉय लेते हुए किसी भी पाथवे को पढ़ना है, किसी भी स्ट्रेस में पाथवे को नहीं पढ़ना है। आई बात समझ में? तो चलिए आइए, आपको मैं पहले ही बता दूं कि भाई साहब देखो, इसकी जो स्टार्टिंग की दो क्लास होगी, यानी कि एक आज की क्लास लेक्चर नंबर 1 एंड सेकंड क्लास जो रहेगी ये आपकी बेसिक होने वाली है। एंड मैं यहाँ पर आपको एक श्योरिटी और देना चाहता हूँ गाइज, अगर आप लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 देखोगे, ठीक है ना, ये देखोगे, तो फिर आपको फर्दर जितनी भी क्लासें आएंगे उनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। बट अगर आप लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 को लीव करोगे, छोड़ोगे, तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना, कुछ भी तो नहीं आने वाला, चाहे आप कितने ही पास में पढ़ लो, क्योंकि आपका ये बेसिक लेक्चर होने वाले हैं, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म। आप थोड़ा सा जरा एक प्रकार से मूवी जैसा अपने आप को माहौल माहौल बनाओ। मान लो आपके शरीर की कोई सेल है, ठीक ना, आपके शरीर की कोई सेल है, आपको पता है अराउंड जो है 220 प्रकार की आपके अंदर सेल होती है। तो हमने आपके शरीर की एक सेल निकाली। अब हमने उस सेल को चेक करा, तो उसमें हमने क्या देखा कि आपकी इस सेल के अंदर 1K यानी कि 1000 से भी ज्यादा रिएक्शन चल रही है, जहां पर आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जहां पर कुछ चीज बन रही है, कुछ चीज आपकी डिग्रेड हो रही है, किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कोई चीज कहीं पर यूज हो रही है। इस प्रकार से काफी सारी आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है कि रिएक्शन चल रही है। अब उन सारी की सारी रिएक्शन को मिलाकर हमने एक टर्मिनोलॉजी दी कि भाई साहब उन सबको हमने बोल दिया मेटाबॉलिज्म। उन सबको क्या बोल दिया हमने कि जितनी भी आपके रिएक्शन चल रही है उन सबको नाम दे दिया मेटाबॉलिज्म। अब इसके बाद क्या होगा कि भाई साहब यहाँ पर एक और चीज देखो कि उस केमिकल रिएक्शन में वे जो रिएक्शन हो रही है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी बायोमोलिक्यूल्स हो, उन सबको हमने नाम दे दिया मेटाबोलाइट। उन सबको नाम क्या दे दिया? मेटाबोलाइट। चाहे कुछ भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, अमाइनो एसिड हो, फैटी एसिड हो, कुछ भी कोई सा भी बायोमोलिक्यूल्स हो, उस सबको हमने क्या नाम दे दिया? मेटाबोलाइट्स नाम दे दिया है। अब गाइज एक बात और याद रख लेना, आपने कई काफी सारी रिएक्शन देखी होंगी। जैसे कि आपने रिएक्शन नंबर अगर फर्स्ट की बात करूं यहाँ पर, इससे पहले एक बात और समझो कि आपके शरीर में हो क्या रहा है, किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है। यानी कि कोई भी आपके शरीर में सबस्ट्रेट होगा, यानी कि सेल के अंदर सबस्ट्रेट होगा, इससे आपका प्रोडक्ट बनना होता है, ठीक है ना, इससे आपका प्रोडक्ट बनना होता है। जहां पर अगर बायोलॉजिकल सिस्टम है तो यहाँ पर एक एंजाइम्स की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक ना, पड़ेगी ही पड़ेगी, इस बात को याद रख लेना। तो देखो, ये जो आपसे आपकी सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट बननी है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, यहाँ पर आपकी इसके जैसी हजारों साइकिल चल रही है, उन सबको मिलाकर के हमने मेटाबॉलिज्म बोल दिया। अब यहाँ पर एक चीज याद रखो कि जो आपका सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट बनना है, हो सकता है कि ये सिंगल स्टेप में बने, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब ये जो है आपका वो मल्टीपल स्टेप ले ले, एक स्टेप ले ले, दो स्टेप ले ले, तीन ले ले, चार ले ले, पांच स्टेप ले ले, एंड देन उसके बाद आपका प्रोडक्ट में जाए, ठीक है ना, उसके बाद आपका प्रोडक्ट में जाए। तो ये जितने भी आपके बीच के यानी कि इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, ये सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो हम देखेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि ये अगर 1 से 2 में जा रहा है तो यहाँ पर कोई एंजाइम्स नहीं लगेगा, या फिर यहाँ पर केवल और केवल एक ही एंजाइम्स लगने वाला है। यहाँ पर जब कभी भी आपसे, यानी कि मान लो 1 है, 1 से 2 के लिए कोई भी आपका इंटरमोलिक्यूलर जो है सब्सटेंस हो, अगर चेंज हो रहा है तो वहां पर आपको एंजाइम्स की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आपका बायोलॉजिकल सिस्टम है। एंड एंजाइम्स क्या काम करता है? मेनली दो काम करता है। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है,
विदाउट इफेक्टेड ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ना तो वो प्रोडक्ट के साथ जुड़ता है ना कुछ, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी कि रिएक्शन अगर 1 घंटे में होने वाली होती है तो उसको 1 मिनट के में करके रख देता है, ठीक है ना। एक काम तो ये करता है। दूसरा काम एंजाइम्स क्या करता है कि भाई साहब, दूसरा काम आपको मुझे बताना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ बहुत ही अच्छे से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि दूसरा काम क्या करेगा, क्योंकि मैं आपको एंजाइम्स डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। चलो अच्छा, नहीं बताना तो मुझसे ही सुन लो। आपका दूसरा काम क्या करेगा, एंजाइम्स जो है प्रॉपर, याद रख लेना, प्रॉपर मैकेनिज्म करवाता है आपकी, ठीक है ना, यानी कि आपका सही से प्रोडक्ट बनवा पाता है, जिससे कि कोई एरर ना आए। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो म्यूटेशन केस होता है, म्यूटेशन केस को रिड्यूस करता है, ठीक है ना, म्यूटेशन केस को रिड्यूस करता है। आई इतनी बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो होता क्या है कि या तो ये जो रिएक्शन हो रही है, या तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये आपका लीनियर फॉर्म में हो सकती है, जिस प्रकार से मैंने ये बनाया ना, इसको बोलेंगे लीनियर फॉर्म। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आपने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल देखी होगी, ठीक है ना, आपने अपनी जो नीचे की क्लास है उसमें जरूर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को देखा होगा, तो वो आपको एक लीनियर फेज में मिलेगी, इस प्रकार से लीनियर फेज में मिलेगी। तो एक प्रकार से तो हम कह सकते हैं जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, या तो वो लीनियर हो, या फिर दूसरा आता है आपका साइक्लिक फेज, ठीक ना, दूसरा आता है कि जो रिएक्शन हो रही है वो आपके साइक्लिक स्टेट में हो रहे हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो भाई साहब याद रख लेना, जो क्रैब्स साइकिल है ना, क्रैब्स साइकिल को आपने हमेशा कैसे देखा होगा, एक साइक्लिक फॉर्म में देखा होगा। तो ये आपकी साइक्लिक मैकेनिज्म होती है। एक तीसरे नंबर की और आती है, ठीक है ना, एक तीसरे नंबर की और आती है जहां पर आपको स्पाइरल, इस प्रकार से स्पाइरल रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, फैटी एसिड की सिंथेसिस। जब हम फैटी एसिड की सिंथेसिस देखेंगे तब हम स्पाइरल को देखने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है, और इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए बेसिक था ये। आइए चलिए, आइए और भी आपके लिए बेसिक लेकर के चलते हैं। आई होप गाइस यहाँ पर आपको पता चला होगा मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं एंड मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबोलाइट्स के बीच में आपको अंतर पता लगा होगा। चलिए आइए दूसरी चीज ले लेते हैं, बट उससे पहले गाइस देखो हम डिटेल में एक मतलब ब्रॉड ब्रॉड आपके जो है टॉपिक देख लेते हैं कि इनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सारी की सारी 10 टॉपिक मान करके चलो, एंड ये 10 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन। इस सेलुलर रेस्पिरेशन में आपका ग्लाइकोलाइसिस आ जाएगा, क्रैब्स साइकिल आ जाएगी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आ जाएगा, आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन आ जाएगा। तो काफी कुछ सेलुलर रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद एक दो और पाथवे और होता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम ग्लाइओक्सिलेट साइकिल पढ़ेंगे, देखेंगे इसको डिटेल में, ग्लाइओक्सिलेट साइकिल क्या होता है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे यानी कि ट्रिपल पी पाथवे के नाम से भी ये जाना जाता है, इसको भी हम देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एटना डेंड्रोप पाथवे की, कि ये क्या होता है एंड ये तीनों के तीनों कहाँ पर होते हैं, स्पेसिफिकली इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, एग्जामिनर कहाँ से पूछता है, वो सारी बात हम करने वाले हैं। इसके बाद हम प्लांट की कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आपके फोटोसिंथेसिस हो रही है, कितने प्रकार के आपके प्लास्टिड पाए जाते हैं, प्लास्टिड क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, रुबिस्को एंजाइम्स क्या होता है। तो काफी कुछ देखने वाले हैं। फोटो रेस्पिरेशन की बात करेंगे कि किस प्रकार से आपके जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है। देखो यहाँ पर देखने की बात यह है, C2 C3 C4 कैम बैम, ये सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं, सारी की सारी साइकिल पढ़ेंगे, एंड बहुत ही ज्यादा इजी वे में पढ़ने वाले हैं इस फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन के केस में, ठीक है ना। हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, याद रख लेना, एक इम्पोर्टेंट रिसर्च पेपर को भी लेकर के चलेंगे, जो आपका आजकल हॉट टॉपिक हो रहा है, ठीक है ना, हॉट टॉपिक हो रहा है, तो उसको भी हम लेकर के चलेंगे, मिस मत करना उस चीज को बिल्कुल भी। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म लेकर के चलेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से आपका कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, आपके स्टेरॉइड नॉन स्टेरॉइड, इन सब की मेटाबॉलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, जितने भी आपकी N2 मेटाबॉलिज्म यानी कि नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म होती है, चाहे वो आपका जो है नाइट्रोजन साइकिल हो, जिसमें हम काफी कुछ देखेंगे आपका, ठीक है ना, काफी कुछ देखने वाले हैं, तो वो सारी की सारी बात हम करेंगे। फिर आपके न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के लिए चलेंगे हम, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म को भी हम डिटेल में देखेंगे, आपका डीएनए, आरएनए, एडेनिन, प्यूरिन, ये सारी चीज हम देखने वाले हैं गाइस, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी जस्ट मैंने आपको एक रिकैप दिया है, अभी जस्ट मैंने आपको एक बाहर बाहर के ऊपर ऊपर के टॉपिक बताया है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब आप अराउंड लास्ट लेक्चर देखोगे
तब जो है आप इस लेक्चर को दोबारा देखना एंड तब आपको सब कुछ ये जितनी भी मैंने पाथवे लिखे हैं मजा आने वाला है। जितनी भी मैंने यहाँ पर बात एक्स्ट्रा बताई है आपको जो यहाँ पर नहीं लिखी वे सब आप रिमाइंड कर लोगे, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखो ये केवल 1% है, ये आपके सेल के अंदर 1% का भी 0.1% है जितना जो कि आपके सेल के अंदर रिएक्शन चलती रहती है। तो इन सारी की सारी रिएक्शन को मिला करके ही हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एंड जितने भी यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उन सबको हम मेटाबोलाइट्स बोलेंगे, उन सबको हम मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। तो एक बात और मैं यहाँ पर बता दूं गाइज कि अपनी वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लेना, कम से कम 720 पे तो इसको देखना ही, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर काफी सारे पिक्सल ऐसे ही मिलने वाले हैं जहां पर आपको हाई रिजोल्यूशन की जरूरत होने वाली है, ठीक ना। आपको हाई रिजोल्यूशन की जरूरत होने वाली है, ठीक है। तो इतनी बात याद रख लेना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी आती है जो कि होती है आपकी कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। तो आपको पता होना चाहिए इंपोर्टेंटली कि कैटाबोलिज्म किसको बोलते हैं एंड आपका एनाबोलिज्म किसको बोलते हैं। सबसे पहले कैटाबोलिज्म देखो, यहाँ पर कैटाबोलिज्म से याद रख लेना कट, ठीक है ना, यानी कि काटना, ठीक है ना। आप यहाँ पर कैटाबोलिज्म से याद रख लेना काटना, कि हम किसी न किसी चीज को काटेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक बिगर यानी कि आपका हैवी बायोमोलिक्यूल्स होता है, हैवी बायोमोलिक्यूल्स होता है। ये हैवी बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, जिसके एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो ग्लूकोज है, ठीक है ना। आपका क्या है, ग्लूकोज है। आपका जैसे ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपके सेल शरीर के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। आपको पता है कि सेल के अंदर अगर जाएगा तो ग्लूट सिस्टम लगे हुए होते हैं। क्या होता है, ग्लूट सिस्टम लगे हुए होते हैं, जहां से ब्लड के थ्रू ये आपके सेल के अंदर जाता है। सेल के अंदर जैसे ही जाएगा, अब इसके यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा। सबसे पहले क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा, जो कि आपका साइटोसोल के अंदर होता है। हम सारी बात करेंगे, अभी दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि सेल के अंदर आपका जो है ग्लूकोज पहुंच गया है। अब जब जैसे ही सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचेगा तो इसको काटना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस, जब आपका किसी बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, जब किसी बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बिगर बायोमोलिक्यूल्स को स्मॉलर यूनिट में तोड़ा जाता है, उस प्रोसेस को हम कैटाबोलिज्म के नाम से जानते हैं। कैटा मतलब काटना, इतनी बात याद रख लेना। एंड यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्या देखने को मिलेगी कि एनर्जी रिलीज होने वाली है। यहाँ पर आपकी एनर्जी रिलीज होने वाली है, इतनी बात याद रख लेना, ठीक है ना। जैसे ही आपकी एनर्जी रिलीज होगी, अब इस एनर्जी को आपकी जो बॉडी रहेगी वो एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है ना। किस प्रकार से एब्जॉर्ब करती है, तो ये आपका एटीपी के रूप में, याद रख लेना, एटीपी के रूप में आपके सेल के अंदर, शरीर के अंदर बनने वाली है, ठीक है ना। किस प्रकार से बनती है वो भी हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एटीपी क्या होता है, एडीपी क्या होता है, तो इतना घबराने वाली बात है नहीं है आपके लिए, वो सब चीज आपको मिलने वाला है। तो कैटाबोलिज्म में क्या हो रहा है कि कैटाबोलिज्म इज द सेट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे that break down molecules into smaller unit that are either oxidized to release energy or used in other anabolic reaction। अब यहाँ पर दो तीन टर्मिनोलॉजी आई है, जैसे कि ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का क्या मतलब होता है बात करेंगे आगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। अभी आपको क्या याद रखना है कि केवल ये याद रखना है कि एक बायोमोलिक्यूल्स था जो कि साइज में ज्यादा था, ठीक है ना। अब वो साइज में ज्यादा था, उसको हमने छोटे छोटे पीस में कट कर दिया है, काट दिया गया है, जहां पर हमको छोटे 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 जो है वे क्या मिले हैं, आपके जो है बायोमोलिक्यूल्स मिले हैं। लेकिन जैसे ही हमने वहां पर कट किया तो हमको एक एनर्जी भी मिली, ठीक है ना, एनर्जी भी मिली। या तो इस एनर्जी को हम स्टोर करके रख लेंगे एटीपी के रूप में, या तो इसको स्टोर करके रख लेंगे एटीपी के रूप में, या फिर इस एनर्जी का यूज कर लेंगे हम आपका जो है दूसरी रिएक्शन में, जिसको बोलते हैं एनाबोलिज्म। अब यहाँ पर एनाबोलिज्म समझो, अभी जो यहाँ पर ऑक्सीडाइज वगैरह बच गए हैं ना, जो टर्मिनोलॉजी बच गई है, आगे डिस्कस करूंगा, तो अभी कुछ भी चिंता करने वाली बात है नहीं है। यहाँ पर देखो एनाबोलिज्म, देखो एनाबोलिज्म, अब एनाबोलिज्म में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको जो है दो चीज को जोड़ना पड़ता है, यहाँ पर दो चीज को जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि क्या हो रहा है कि कुछ आपकी स्मॉलर यूनिट थी, स्मॉलर यूनिट यानी कि इनको आप अमाइनो एसिड लेकर के चलो। मैं आपको एज समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये आपका अमाइनो एसिड है। अब आपको भी पता है कि आपका अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बनाते हैं। एंड आपकी फर्दर क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, ठीक है ना।
मान लो ये आपके अमाइनो एसिड थे एंड यहाँ पर लास्ट में इन अमाइनो एसिड को जोड़ जोड़ के आपका प्रोटीन बनाया गया। आपका क्या बनाया गया? प्रोटीन बनाया गया। तो यहाँ पर देखो जो प्रोटीन बनाया गया है, अब यहाँ पर अगर इन बायोमोलिक्यूल्स को जोड़ना है तो लिंकेज का प्रोसेस करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। एंड बॉन्ड बनाने के लिए जब आप लिंक करवाते हो दो चीज को, वहां पर आपकी एनर्जी खर्च होने वाली है। वहां पर क्या होगा कि आपकी एनर्जी खर्च होगी जब आप दो चीज को जोड़ते हो। देखो आपको भी पता होगा कि मान लो अगर एक अमाइनो एसिड है तो अगर दूसरे अमाइनो एसिड से इसको जोड़ोगे, लिंक करोगे इस अमाइनो एसिड से, तो ये रिएक्शन आपकी जो है कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। यानी कि यहाँ पर आपका H2O एक तो बाहर निकलेगा, बाहर आपको तुरंत निकल जाएगा। इसके बाद ये जो बॉन्ड बनता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या फिर एमाइड बॉन्ड। इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड एंड एमाइड बॉन्ड। एंड यहाँ पर आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से जोड़ने के लिए। एंड यहाँ पर आपकी एक और टर्मिनोलॉजी अब आपको मिल जाएगी जब आपका जो है एनर्जी के बेस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है, यहाँ पर आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है, यानी कि किसी रिएक्शन में एनर्जी को आपको देना पड़ रहा है, उसके अंदर एनर्जी को देना पड़ रहा है। तो इससे यहाँ पर याद रख लेना एंडरगोनिक। तो जो आपकी एनाबोलिक रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? आपकी एंडरगोनिक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसी होगी? आपकी एंडरगोनिक रिएक्शन होगी। जबकि जो आपका कैटाबोलिज्म है, कैटाबोलिज्म एनर्जी बाहर निकल रही है, आउट हो रही है, यानी कि एग्जिट हो रही है। तो इसको इसलिए हम बोलेंगे एक्जरगोनिक। इसको क्या बोलेंगे? एक्जरगोनिक रिएक्शन, एक्जरगोनिक रिएक्शन। इतनी बात भी आपको याद रखनी है कि कौन यहाँ पर एक्जरगोनिक होता है एंड यहाँ पर कौन आपका एंडरगोनिक होता है। आई इतनी बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। तो एनाबोलिज्म को देखो, एनाबोलिज्म इज द सेट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे दैट कंस्ट्रक्ट मॉलिक्यूल, यानी कि कंस्ट्रक्ट करती है मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम स्मॉलर यूनिट, यानी जो स्मॉलर यूनिट होते हैं उनसे आपका जो है किसी भी बिगर मॉलिक्यूल्स को कंस्ट्रक्ट करती है। दीज रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी, इस रिएक्शन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन आल्सो एज एन एंडरगोनिक प्रोसेस, एंड इसको हम एंडरगोनिक प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अब आपकी दो टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पर आपको जो है एक्जरगोनिक मिल रहा है, कहाँ पर आपको एंडरगोनिक मिल रहा है। किस रिएक्शन को हम एंडरगोनिक प्रोसेस बोलेंगे एंड किस रिएक्शन को हम एक्जरगोनिक प्रोसेस बोलेंगे। कैटाबोलिज्म हो रहा है तो क्या हो रहा है? एनाबोलिक हो रहा है तो क्या हो रहा है? आई बात समझ में? बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे चल, यहाँ पर अपना रेजोल्यूशन सबसे ज्यादा हाई कर लेना क्योंकि मुझे पता है भाई आपको कुछ नहीं चमक रहा होगा। तो चलिए आइए बात करते हैं पहले एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म की कि आपका क्या क्या होता है। एनाबोलिज्म क्या होता है कि कंज्यूम एनर्जी, यहाँ पर आपको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, यानी कि एटीपी का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई साहब आपका जो है कोई दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बनना है, कोई दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बनना है, इसलिए यहाँ पर आपकी एनर्जी लगने वाली है। इसलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी भी बायो मॉलिक्यूल्स का। जैसा आप घर का कंस्ट्रक्शन देखते हो ना, सेम उसी प्रकार से। एंड ये प्रोसेस आपका डाइवर्जेंट रूट के नाम से भी जाना जाता है। डाइवर्जेंट रूट क्या होता है? आप जब कभी भी बाहर रोड पे निकलते हो, ठीक है ना, आपने क्या देखा होगा कि मान लो दो रास्ते हैं, ये दो रास्ते आपस में आगे जा करके मिल रहे होंगे, एक रास्ता बना रहे होंगे एंड फिर वहां पर आपका जो है एक रास्ता मिल जाएगा। तो ये जो आपकी लोकेशन है जहां पर दो चीज जा करके आगे एक ही चीज बन रही है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इस चीज को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। आपने देखा भी होगा काफी सारे आपके बोर्ड लगे हुए होते हैं जो कि डाइवर्जन, आपका जो है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट वहां पर लिखा हुआ होता है। तो आई होप डाइवर्जेंट का मतलब आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ये रिडक्टिव प्रोसेस होता है, रिडक्टिव प्रोसेस। अब ये रिडक्टिव प्रोसेस क्या होता है, इस चीज को हम आगे देखने वाले हैं, वरी करने की बात नहीं है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कि लिपोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एंड इसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस, फोटोसिंथेटिक एंड आपका कीमोसिंथेटिक। तो यहाँ पर जितने भी आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं वे सारे के सारे एग्जाम्पल आपको सिंथेटिक टाइप के चमक रहे होंगे, यानी कि वहां पर सिंथेसिस होती है। इसके बाद कैटाबोलिज्म को देखो कि कैटाबोलिज्म में क्या है, यहाँ पर आपका
रिड्यूस एनर्जी, जब कभी भी आपका कैटाबोलिज्म होगा तो यहाँ पर आपकी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। डिग्रेडेशन होगा यानी कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स जो है वो आपका दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, बट जाएगा, ठीक है ना, ये होता है आपका डिग्रेडेशन। एंड यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका कन्वर्जेंट। एंड कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर मान लो एक रूट है कोई, एक आपका रास्ता है। अब अगर इस रास्ते से आपके एक ही रास्ते से दो रास्ते निकल जाए, एक रास्ते से दो रास्ते निकल जाए, तो इस चीज को बोलते हैं कन्वर्जेंट, ठीक है ना। इस चीज को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं। एंड ये कैसा कैसा आपका प्रोसेस होता है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, देखेंगे आगे। इसका एग्जांपल क्या होते हैं, रेस्पिरेशन यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब्स साइकिल, ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन, फर्मेंटेशन, क्रैब्स डाइजेशन, ग्लाइकोजेनेलाइसिस, यहाँ पर देखो लाइसिस आ रहा है, एंड आपका ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको लाइसिस देखने को मिलेगा। तो आई होप गाइज आपके समझ में एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म आए होंगे, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी आपके समझ में आया होगा। जिसके समझ में आया है थोड़ा एक बार और देखो। देखो वैसे कैटाबोलिज्म में क्या होता है, कैटाबोलिज्म में भी आपको पता है कि हीट रिलीज होती है। यहाँ पर क्या होता है, हीट रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पर एक जो बायोमोलिक्यूल्स है वो आपके दो, याद रख लेना, एक बायोमोलिक्यूल्स आपके दो स्मॉल यूनिट में टूट रहा है। एंड यहाँ पर से जो एनर्जी निकलेगी, यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी कैप्चर कर ली जाती है एटीपी के लिए, ठीक है ना। एटीपी के लिए वो एनर्जी कैप्चर कर ली जाती है। जबकि अगर एनाबोलिज्म की बात करें, यहाँ पर एनाबोलिज्म देखो तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि भाई साहब एनाबोलिज्म में आपका जो है एटीपी का यूज करा जाएगा, यानी कि एनर्जी का यूज करा जाएगा। एंड फर्दर ये ब्रेक डाउन कर दी जाती है आपकी एडीपी प्लस पीआई के अंदर, एडीपी प्लस पीआई के अंदर फर्दर ये आपकी ब्रेक डाउन कर दी जाती है। यानी कि जब आपका कैटाबोलिज्म होगा तो कैटाबोलिज्म में आपका एक जो भी आपका हैवियर बायोमोलिक्यूल्स होगा उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा सिंपल बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है ना। सिंपल बायोमोलिक्यूल्स में आपका ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। जबकि इसके बाद जो एनाबोलिज्म होगा यहाँ पर क्या होगा कि सिंपल बायोमोलिक्यूल्स को लिया जाएगा एंड यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल में चेंज कर दिया जाएगा। आई बात समझ में, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म किस प्रकार से यहाँ पर एटीपी घूम रही है। यानी कि एनाबोलिज्म में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका एटीपी का यूज होगा, एटीपी का यूज होगा, एंड एटीपी का यूज होने के बाद एडीपी प्लस पीआई मिलेंगे। जबकि कैटाबोलिज्म में क्या है कि यहाँ पर आपका एटीपी का जनरेशन होगा, एटीपी बनने वाली है, एंड यहाँ पर आपकी एटीपी क्या बनेगी, एटीपी प्लस पीआई से आपकी जो है एटीपी बनने वाली है। आई बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात है। एटीपी क्या होती है आगे बात करेंगे। इसी प्रकार से आपका क्या होता है कि चार और मेन आपके एग्जाम्पल रहते हैं, एंड ये एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। देखो होता क्या है, जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप सिंथेसिस करते हो। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि आपके दो बायोमोलिक्यूल्स होंगे, दो बायोमोलिक्यूल्स मिलकर के वे कोई भी एक चीज बना रहे हैं। यानी कि जो सिंथेसिस हो रही है ये आपका किसका एग्जांपल है, एनाबोलिज्म का एग्जांपल, ये आपका एनाबोलिज्म का एग्जांपल है। जबकि डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन में क्या होता है, या फिर इसको डिग्रेडेशन बोल दो, कि कोई भी आपका एक बायोमोलिक्यूल्स था, एक बायोमोलिक्यूल्स था, मान लो ये आपका एक ही, पहले एक ही बायोमोलिक्यूल्स था, अब ये आपका दो में टूट रहा है, दो में ब्रेक डाउन हो रहा है। इसी चीज को तो हमने कैटाबोलिज्म कहा है, यानी कि कटना, कटना मतलब काटना, ठीक है ना, आपका टूटना। इसके बाद होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मान लो ये कोई आपका जो है एक बायोमोलिक्यूल्स था, ये दूसरा बायोमोलिक्यूल्स था, तो यहाँ पर क्या हुआ गाइस कि आपका इस बायोमोलिक्यूल्स में से थोड़ा सा पार्ट, मान लो इतना पार्ट टूट करके आपका अलग हो गया, एंड ये जो था ये इससे जाकर के जुड़ गया। यानी कि कोई एक ही मोलिक्यूल्स आपका जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक का ही आपका ट्रांसलोकेशन हुआ, तो इसलिए इसको बोला सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसी प्रकार से अगर कोई डबल डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मान लो पहले ये आपके दो बायोमोलिक्यूल्स थे, ठीक है ना, ये आपके दो बायोमोलिक्यूल्स थे, इन बायोमोलिक्यूल्स का आपस में ही क्या हुआ कि इनके जो बायोमोलिक्यूल्स थे वो चेंज हो गए। यहाँ पर देखो दो गेंद आपको दिखा रखी है, यानी कि आप इनको कलर से भी देख सकते हो, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। आप जब इसको रिएक्शन में रखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि वहां पर आपका एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसको हम आगे ही देखने वाले हैं। आई होप गाइज ये इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज आ जाते हैं
वो आ जाता है आपका, ठीक है ना, वो आ जाता है यानी कि ऑक्सीडेशन एंड आपका रिडक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए जरूरी होता है, कौन आपका ऑक्सीडाइज होगा, कौन आपका रिड्यूस होगा, ये चीज आपको समझनी है एंड इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है। देखो होता क्या है वो चीज समझो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई भी यहाँ पर आपका एक नाम दे देता हूँ मैं, यहाँ पर वैसे ये बायोमोलिक्यूल्स या फिर ग्रुप होते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए फोर होता है आपका अमित, ठीक है ना, ए फोर होता है आपका अमित। तो अमित ने क्या काम किया आपका, जस्ट वेट, रुको कुछ क्योंकि ढोल धमाका बज रहा है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो भाई साहब यहाँ पर कोई भी आपका ग्रुप था, इस ग्रुप का नाम दे देता हूँ मैं, मान लो ए फोर अमित दे देता हूँ, सिंपल सा नाम है ए फोर अमित। अब यहाँ पर अमित क्या है, अमित के पास या तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर आपके प्रोटॉन हो सकते हैं। यहाँ पर अमित के पास क्या क्या हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन हो या फिर आपका प्रोटॉन हो। प्रोटॉन मतलब H+, ठीक ना, प्रोटॉन मतलब H+ हो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि इस अमित के पास आपका स्टार्टिंग में या तो इलेक्ट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है। तो ये अमित क्या काम करेगा, अगर इस अमित ने जो है इन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन को अपने अंदर से निकाल दिया, इन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन को अपने अंदर से निकाल दिया, तब ये रिएक्शन जो रहेगी वो आपकी ऑक्सीडेशन कहलाएगी, यानी कि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एक तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ये होगी आपके लिए। दूसरी डेफिनेशन देखो कि मान लो ये आपका अमित है, ये आपका अमित है, जब ये अमित आपका जो है ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर ले, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण कर ले, तो ये रिएक्शन भी आपकी ऑक्सीडेशन ही कहलाती है। ये रिएक्शन भी आपकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन ही कहलाएगी, जब अमित ने जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया, ग्रहण कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक ना। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपका ये तो कहानी थी अमित के साथ जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब कहानी देखो बिट्टू के साथ, B4 बिट्टू या फिर कोई दूसरा नाम भी आप रख सकते हो, बिट्टू सिंपल सा नाम है इसलिए बता रहा हूँ। अब बिट्टू ने क्या काम किया भाई साहब, बिट्टू स्टार्टिंग में ऐसा ही था, ना ही बिट्टू के पास कोई इलेक्ट्रॉन था ना ही कोई प्रोटॉन था, लेकिन कंडीशन ये बनी कि इस बिट्टू को जो है एक्सेप्ट करने पड़े, इलेक्ट्रॉन कर ले ये या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो ये प्रोसेस जहाँ पर आपका एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेशन होता है, जब बिट्टू ने जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, यही प्रोसेस गाइज आपका कहलाता है रिडक्शन, यही प्रोसेस आपका कहलाता है रिडक्शन। अब यहाँ पर आपकी एक और चीज आती है, अब यहाँ पर एक और चीज आती है, वो चीज़ गाइज क्या होती है कि यहाँ पर और दूसरे टर्मिनोलॉजी में हम रिडक्शन किसको बोल सकते हैं कि मान लो ये बिट्टू था, इस बिट्टू के पास O2 था पहले से ही, इस बिट्टू के पास O2 था पहले से ही। जब ये बिट्टू अपने इस O2 को डोनेट कर दे, यानी कि O2 को निकाल दे, आपका रिमूव कर दे, तो इस प्रोसेस को भी हम रिडक्शन बोलते हैं, इस प्रोसेस को भी हम रिडक्शन बोलते हैं। एक बार दोबारा से समझो, होता क्या है कि मान लो ये आपका अमित है, अमित ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन निकाल दिए, इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। या फिर एक और आपका होता है कि भाई साहब अगर इस अमित ने जो है, ये जो अमित आपका, इस अमित ने आपका O2 को एक्सेप्ट कर लिया, O2 को अपने ऊपर ले लिया, तब ये प्रोसेस भी आपका ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा, तब ये प्रोसेस भी आपका ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। एंड गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रख लेना, जब ये अमित या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, जब ये अमित या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या फिर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर ले, तो ये अमित अब अपनी एक दूसरी फॉर्म में चला जाता है, चेंज हो जाता है, तब इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइज। तब इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई साहब ये जो अमित है, ये अमित आपका ऑक्सीडाइज हो चुका है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज कैसे हुआ, या तो ये अपने ऊपर O2 ले ले या फिर आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रिमूव कर दे। याद रख लेना किस चीज का रिमूवल हो रहा है एंड किस चीज का गेन हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज यहाँ पर देखो कि स्टार्टिंग में आपका कोई बिट्टू था, इस बिट्टू ने क्या काम किया कि इस बिट्टू ने एक्सेप्ट कर लिए इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर आपके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रोसेस क्या कहलाया, रिडक्शन कहलाया, जिसकी वजह से ये आपका क्या कहलाया, रिडक्शन कहलाया। या फिर यहाँ पर बिट्टू एक और काम कर सकता है कि भाई साहब ये O2 को रिलीज कर दे, O2 को अपने अंदर से निकाल दे, तब इस प्रोसेस को भी हम रिडक्शन के नाम से ही जानते हैं गाइस। एंड यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात याद रख लेना
कि जैसे ही बिट्टू ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, जैसे ही बिट्टू ने इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया गाइज, इसी चीज को, इसी फॉर्म को, इसी बिट्टू की इसी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस फॉर्म बोलेंगे। हम कहेंगे कि भाई बिट्टू जो है अब रिड्यूस हो चुका है, ये कंप्लीटली कैसा हो गया, रिड्यूस हो चुका है। इतनी बात याद रख लेना। यानी कि क्या हो रहा है, अब आप देखने की कोशिश करो कि आपका ऑक्सीडेशन में क्या हुआ। मैंने बताया कि आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन कर ले या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन बना दूं, या आपका लॉस ऑफ हाइड्रोजन कर ले, या फिर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है इनका लॉस कर ले। तीनों में से कुछ भी काम कर ले, ये नहीं कि आपके दोनों काम एक साथ करेगा, ना ना, ऐसा मत समझना। एक काम कर ले तो ही बेटर है, तो ही आपका जो है ये प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर आपका या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। यानी कि ये जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है ये आपकी इंक्रीज होने वाली है, ये आपकी बढ़ने वाली है। जितना यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलेगा उतना ही आपका ऑक्सीडेशन के नंबर बढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद रिडक्शन देखो, रिडक्शन में क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन का आपका लॉस हो जाए, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, उस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। एंड यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि यहाँ पर आपके रिड्यूस नंबर ज़्यादा होने वाले हैं। रिड्यूस नंबर ज़्यादा होंगे, इसका मतलब जो है आपका ऑक्सीडाइज स्टेट कम होने वाली है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो कि भाई साहब हम एक और काम कर सकते हैं। अब ये जो बिट्टू है, बिट्टू को हम स्टार्टिंग फॉर्म में क्या बोल सकते हैं कि बिट्टू स्टार्टिंग में आपका ऑक्सीडाइज है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, बिट्टू स्टार्टिंग में ऑक्सीडाइज है, लेकिन ऑक्सीडाइज ने क्या काम कर लिया, आपका जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, इसके बाद ये रिड्यूस हो गया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो अमित था, ये अमित स्टार्टिंग में रिड्यूस फॉर्म में था, ये अमित स्टार्टिंग में रिड्यूस फॉर्म में था। एंड इस अमित ने क्या काम कर लिया, इस अमित ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज स्टेट में चला गया। आई समझ में कि आपका रिड्यूस किसको बोलेंगे एंड आपका ऑक्सीडाइज किसको बोलेंगे। तो यही चीज बच्चे जो है कंफ्यूज आ जाते हैं, बच्चों के दिमाग में से बात निकल जाती है। मैंने अब आपको बहुत अच्छे से बताया कि आप रिड्यूस किसे बोलोगे, रिड्यूस उसे बोलोगे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रख लेता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रख लेता है या फिर प्रोटॉन एक्सेप्ट करके रख लेता है, उसको बोलोगे आप रिड्यूस फॉर्म। जबकि वो मॉलिक्यूल्स, वो बायोमोलिक्यूल्स जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, प्रोटॉन को डोनेट कर दे या फिर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर ले, उस चीज को हम ऑक्सीडाइज बोलेंगे, उस चीज को हम ऑक्सीडाइज बोलेंगे। आई बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो पीछे वाला जो है, अब ये स्टेटमेंट देखो कि यहाँ पर क्या है, रिडक्टिव प्रोसेस, जो एनाबॉलिज्म होता है यहाँ पर आपका रिडक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि आपका रिडक्टिव प्रोसेस हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जबकि आपका जो कैटाबॉलिज्म होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने वाला है। ठीक ना, आई बात समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रख लेना। यही चीज चाहे इनका कॉन्सेप्ट आपको लिख लिख के देखना पड़े, मगर गाइज यही चीज आपको याद रखनी है फ्यूचर के लिए। आ गई इतनी बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए आइए और किसी चीज पे चलते हैं। यहाँ पर अब आपको आई होप ये चीज समझ में आई होगी। एक और यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है, उसकी सहायता से समझो। मान लो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ग्रुप को दे देगा। मान लो मैं यहाँ पर प्लस लगा रहा हूँ, ये ठीक है ना, इसको देखने की कोशिश करो। मान लो मैंने यहाँ पर ये प्लस लगा दिया, अब यहाँ पर इसको बना दिया ई, इसको बना दिया। चलो जैसे भी यहाँ पर ये जो आपका ब्लू वाला है, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा ग्रीन पे। जैसे ही डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद जैसे ही डोनेट करा, ये पहुँच जाएगा ऑक्सीडाइज स्टेट में। एंड जो एक्सेप्ट करेगा वो पहुँच जाएगा आपका रिड्यूस फॉर्म में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में कि कौन आपका ऑक्सीडाइज होता है, कौन आपका रिड्यूस होता है, कहाँ पर एनाबॉलिज्म में आपका किस प्रकार से रिडक्शन होता है एंड कैटाबॉलिज्म में किस प्रकार से रिडक्शन होता है। गाइस ये दोबारा से आ चुके हैं, हम ढोल बजाने वाले। मैं जरा फिर इसको स्टॉप करता हूँ, फिर मिलूंगा मैं आपसे अभी, मतलब जस्ट।
तो आई होप गाइस ये आपके समझ में आया होगा। एक्चुअल में हुआ ये है भाई, मैंने आपको सारा पढ़ा दिया आगे की जितनी पीडीएफ है, लेकिन उनके जो है मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी बीच में, क्योंकि ऐसा है ना कि ढोल वोल बज रहा था, आपको भी पता है। चलो छोड़ो उस चीज को, गलती मेरी है तो दोबारा पढ़ा रहा हूँ मैं इसको, ध्यान पूर्वक समझना। अब आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कुछ एग्जांपल समझो। देखो सबसे पहले आपका वाटर, ठीक है ना, वाटर लिया गया है, वाटर आपको पता है H2O से मिलकर के बना हुआ है, एंड जब इसको स्प्लिट करते हैं तो आपका एक वाटर बनता है, एक आपका HCO3 बनता है, यानी कि बाइकार्बोनेट बनता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने O2 दे रखा है, चलो कोई नहीं, आपको सिंपल सा समझाने के लिए इन्होंने दे रखा है, तो हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं। H2O है, इन्होंने तोड़ दिया H2O2 में। अब यहाँ पर H2O है, अगर यहाँ से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर रहेगा, रिडक्शन में होने वाला है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और आपका लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये O2 के लिए क्या हो रहा है कि आपका लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, जबकि H2 के लिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो अभी यहाँ पर O2 के लिए तो ये प्रोसेस आपका कहलाएगा ऑक्सीडेशन, लेकिन आपका जो है वो हाइड्रोजन के लिए क्या काम कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रिडक्शन। इसी प्रकार से Zn सेकंड के लिए समझो, Zn क्या है, आपका एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में क्या होगा, अब यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कैसे कर रहा है, जैसे Zn से Zn2 प्लस बनना है। अब यहाँ पर बच्चों की समझ में नहीं आता कि सर प्लस लिखा हुआ है तो क्या होगा, माइनस लिखा हुआ है क्या होगा। यहाँ पर नॉर्मल से एक एग्जांपल समझो, जैसे कि सोडियम है। सोडियम का जब हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11। लेकिन होता क्या है कि अब जब हम इसका ऑक्टेट रूल पूरा करते हैं, ऑक्टेट रूल क्या होता है, यानी कि इसमें हमको जो है लास्ट में ऑक्टेट में 8 जो है इलेक्ट्रॉन को रखना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 8 18 18 32, ये आपने भी पढ़ा होगा। यहाँ पर अब इसको हमें 10 करना पड़ेगा, यानी कि +1। यहाँ पर ये जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो इस पर चार्ज आ जाएगा +1, एंड यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10, यानी कि इसका ऑक्टेट हो जाएगा पूरा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, इसलिए यहाँ पर लिखा गया प्लस, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे कि क्लोराइड, क्लोराइड को देखोगे तो उसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 17, ठीक है ना, 17। लेकिन इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना रहता है, यानी कि यहाँ पर इसको कंडीशन पूरी करनी है 18 की। तो ये Cl क्या काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, लेने के बाद यहाँ पर चार्ज आ जाएगा -1, इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर लिखेंगे वो लिखेंगे हम 18, ठीक है ना, वो लिखेंगे हम 18। तो आए समझ में कि कौन दे रहा है, अगर दे रहा है तो चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, एंड अगर ले रहा है तो चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर देखो Zn ने जो है दे दिए, यानी कि डोनेट कर दिए, क्या डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। एंड यही तो आपका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, आपका जो है प्रोटॉन को डोनेट करना, यही प्रोसेस तो आपका ऑक्सीडेशन होता है। इसके बाद CuSO4 को देखो कि भाई साहब CuSO4 ने क्या काम किया है, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा। स्टार्टिंग में ये Cu2+ की कंडीशन में थी, एंड देन कन्वर्ट होगी ये Cu0 की कंडीशन में। यहाँ पर इसमें बैलेंस पूरा हुआ, यानी कि जो है इसमें जो है आपका क्या काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो आई थिंक अब आपकी समझ में आया होगा। तीसरा देखो एग्जांपल Mg को क्या काम किया गया, Mg को मिक्स किया गया O2 के साथ, इसने बनाया MgO2, ठीक है ना, MgO2 या फिर MgO, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। देखो आप उसको देख लेना क्या बोलते हैं, वैसे जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में प्रो नहीं होना है, आपको प्रो होना है लाइफ साइंस के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि Mg के साथ क्या हुआ कि O2 मिक्स हो गया, यानी कि O2 को एक्सेप्ट कर लिया, एंड O2 को एक्सेप्ट करना ही तो आपका ऑक्सीडेशन है। जबकि O2 ने क्या काम किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको अब रिवर्स कर दो, यहाँ पर ये एरो गलत लगा रखा है, इसको ये आपका रिवर्स कर दो। MgO था, पहले क्या था, MgO था। अब इस MgO से क्या हो गया, आपका जो है ऑक्सीजन रिमूव हो गया, जब ये बना आपका O2 के लिए। तो यहाँ पर O2 का रिमूव होना ही तो आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। आई बात समझ में, तो आपको बस याद क्या रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपको याद ये रखना है कि मान लो अगर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, या तो आपका इलेक्ट्रॉन हो या फिर आपका प्रोटॉन हो, अगर आपके ये रिलीज हो रहा है, अगर ये आपके रिमूव हो रहा है, तो प्रोसेस आपका कहलाएगा ऑक्सीडेशन। प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। लेकिन वहीं पर अगर आपका O2, याद रख लेना, O2 अगर एक्सेप्ट हो रहा है तब भी ये प्रोसेस कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा।
एंड इसके बाद अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन में क्या होगा, यानी कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है या फिर आपका प्रोटॉन है, अगर उसको एक्सेप्ट करा जा रहा है, उसको अगर एक्सेप्ट करा जा रहा है, तब ये प्रोसेस आपका रिडक्शन कहलाएगा। या फिर अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बाहर निकाला जा रहा है, यानी कि रिलीज किया जा रहा है, तब ये प्रोसेस कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगा। आई होप गाइस जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता दिया है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो है रिडक्शन, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है आपके जुड़ने वाले हैं। आई होप गाइस ये चीज आपकी समझ में आई होगी। अब पढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव के लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पढ़ना है एटीपी। हालांकि आप एटीपी को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज याद रखने की कोशिश कर लेना। देखो ये आपका एटीपी का स्ट्रक्चर, एटीपी के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, एक मिल रहा है आपको प्यूरिन, प्यूरिन भी कौन सा, एडेनिन, ठीक है ना। आई होप आपको प्यूरिन पायरामिडिन के बारे में पता हो। यहाँ पर आपको जो है नाइट्रोजिनस बेस, इसको नाइट्रोजिनस बेस भी बोल देते हैं, तो नाइट्रोजिनस बेस में आपको एडेनिन देखने को मिलेगा। ये जुड़ा हुआ होता है पेंटोज शुगर से, ये जुड़ा हुआ होता है पेंटोज शुगर से, जो कि राइबोज शुगर होती है। इसके बाद ये राइबोज शुगर जुड़ी होती है आपकी फोस्फेट से, ठीक है, किससे जुड़ी होती है, फोस्फेट से। यहाँ पर आपसे बॉन्ड भी पूछा जाता है कि बताइए जब आपका एडेनिन है यानी कि नाइट्रोजनस बेस है एंड पेंटोज शुगर है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, याद रख लेना, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ये चीज बता चुका हूँ। एंड यहाँ पर अगर एडेनिन है, अगर एडेनिन है तो एन की कौन सी पोजीशन होगी, यानी कि एन का कौन सा नंबर होगा, याद रख लेना, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ। N9, N9 कैसा होगा, गिन लो भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये आपका पड़ जाता है 9, इसलिए आपका N9 पोजीशन है, ठीक है ना। ये बात भी मैं गाइस मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड लग रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लग रहा है। इसके बाद ये जो पेंटोज होता है, ये जो पेंटोज शुगर है, जब ये फॉस्फेट से जुड़ती है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड लगता है, तो याद रख लेना फास्फो एस्टर बॉन्ड लगेगा। कौन सा बॉन्ड लगेगा, फास्फो एस्टर बॉन्ड लगेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, तो जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद देखो, इससे ये जो फोस्फेट आपके अब आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक फोस्फेट दूसरे से, दूसरा आपका तीसरे से जुड़ा होता है, तो इन फोस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है, आपका लगता है फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। कौन सा लगेगा, फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड आपका लगने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिर इसके बाद क्या पूछा जाता है, तो इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अगर हम फोस्फेट को ब्रेक डाउन करें, ठीक है ना, आपका क्या होता है, मान लो स्टार्टिंग में ये आपकी एटीपी है, एटीपी में आपके तीनों चीज पाया जा रहा है, तीनों चीज क्या क्या, एक आपका एडेनिन पाया जा रहा है, एक राइबोज पाया जा रहा है एंड 3 आपके फोस्फेट पाया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइफोस्फेट, इसलिए उसको बोलते हैं ट्राइफोस्फेट। अब ये जब आपका कन्वर्ट होता है, यानी कि एटीपी को जब तोड़ा जाता है, तो ये आपका कन्वर्ट होता है एडीपी प्लस पीआई में, एडीपी प्लस पीआई में, यानी कि यहाँ पर एक पीआई जो है रिमूव होता है। ये पीआई कौन सा वाला रिमूव होता है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रख लेना, जो स्टार्टिंग का होता है इसको बोलते हैं अल्फा, एंड दूसरा होता है ये होता है आपका बीटा, एंड तीसरा होता है ये आपका गामा। तो ये कौन सा पीआई रिमूव हो रहा है, ये आपका गामा पीआई जो है रिमूव हो रहा है। इसकी एनर्जी भी गाइस आपसे पूछी जाती है, तो यहाँ पर मैं आपको अराउंड यानी कि नियर बाई वैल्यू बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ये 3.5 का होता है, ठीक है ना, 3.5 का होता है। जबकि अगर एडीपी को दोबारा से ब्रेक डाउन करा जाए, तो ये आपका ब्रेक डाउन होगा एएमपी, एएमपी प्लस पीआई के अंदर, एएमपी प्लस पीआई के अंदर। एंड दो 2 सेकंड जरा वेट करो, यस खत्म हो गया। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ये जो आपका पीआई है, अरे भाई साहब हट ले, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो आपका पीआई निकला है यहाँ पर, ये पीआई कौन सा है, तो ये पीआई आपका बीटा है, ठीक है ना, ये बीटा है, जिसकी एनर्जी कितनी होती है, जिसकी एनर्जी आपकी होती है अराउंड, याद रख लेना, ये आपको मैं नियर बाई वैल्यू बता रहा हूँ 7.5। इसके बाद आता है एएमपी। अब एएमपी में भी पूछा जाता है, एएमपी में कौन सा आपका फोस्फेट लगा हुआ रहता है, तो इसमें आपका अल्फा फोस्फेट लगा हुआ रहता है। एंड यहाँ पर जो आपको एनर्जी देखने को मिलेगी वो आपको अराउंड 8.5 एनर्जी देखने को मिलेगी। आई बात समझ में, ये आपको सब चीज मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में बता चुका हूँ, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में दे चुका हूँ गाइस। अब तक जिसको नहीं पता है, इनकी पीडीएफ सबकी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज पूछी जाती है, जैसे कि देखो आपको मैं एक और चीज समझाता हूँ। यहाँ पर
ये तो मान लो आपका यहाँ पर एडेनिन है, ये तो अगर एडेनिन है, अगर इस एडेनिन को चेंज करा जाए जी से, ठीक ना, यानी कि ग्वानिन से या रिमूव किया जाए, तब यहाँ पर ये फॉर्म क्या बन जाएगी, तब ये फॉर्म बन जाएगी जीटीपी, ठीक है ना, तब ये फॉर्म बन जाएगी जीटीपी। अगर इस एडेनिन को चेंज करा जाए आपका यू से, तब ये बन जाएगी आपकी यूटीपी, ठीक है ना, यूटीपी। अगर इसको चेंज किया जाए आपका थायमीन से, तब ये बन जाएगी आपकी टीपीपी, ठीक है ना, टीपीपी। अगर इसको चेंज कर जाए आपका सी से, तो बन जाएगी सीटीपी, ठीक है ना। तो ये भी आपके हाईली एनर्जी, याद रखना ये कैसे होते हैं, ये सारे के सारे, चाहे आपका एटीपी हो, जीटीपी हो, यूटीपी हो, ये आपका एटीपी, जीटीपी एंड सीटीपी, ये आपके हायर, याद रखना, हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो यही चीज आपसे पूछी जाती है। एंड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो मैंने इनकी एनर्जी बताई है, उनका डिक्रीजिंग फॉर्म या फिर आपसे इंक्रीजिंग फॉर्म भी पूछी जाती है, डिक्रीजिंग फॉर्म या फिर आपसे इंक्रीजिंग फॉर्म भी पूछी जाती है। अब देखो यहाँ पर याद रख लेना, राइबोज, कभी कभी इसके स्ट्रक्चर दे देते हैं, अगर यहाँ पर ये OH काट दिया जाए, यहाँ पर जो है सेकंड प्राइम, ये इसका फर्स्ट प्राइम, ये इसका सेकंड प्राइम होता है, ये इसका थर्ड प्राइम होता है। अगर यहाँ से सेकंड प्राइम से OH काट दिया जाए, तब ये कन्वर्ट हो जाता है आपका डी राइबोज में, ठीक है ना, किसमें कन्वर्ट होगा, डी राइबोज में कन्वर्ट हो जाए होता है। तो इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है कि कौन सा आपका एडेनिन है, कौन सा आपका, याद रख लेना, कौन सा आपका जीटीपी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बायोकेमिस्ट्री करवाई थी, उसमें भी मैंने आपको डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था। चलो आओ दूसरी चीज देखते हैं। अब आता है आपका फास्फोराइलेशन। एक्चुअल में फास्फोराइलेशन कहाँ पर होता है, आपको भर भर के इस टर्मिनोलॉजी का यूज मिलेगा कि अब फास्फोराइलेशन हो गया, अब फास्फोराइलेशन हो गया। तो फास्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है, सिंपल सी भाषा में समझो, ठीक है ना, सिंपल सी भाषा में समझो। मान लो जब कोई आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से मान लो कोई भी आपका प्रोडक्ट बनना है, लेकिन उसके बीच में आपके इंटरमीडिएट, याद रख लेना, क्या पाए जा रहे हैं, इंटरमीडिएट आपके मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जा रहे हैं, देन लास्ट में आपका प्रोडक्ट बनना है। तो हम कहते हैं कि भाई साहब ये आपका जो है फर्स्ट जो जो भी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल होगा, जो भी नाम है, ये आपका फास्फोराइलेटेड हो गया। फास्फोराइलेटेड का मतलब है कि फोस्फेट इस पे आकर के अटैच हो चुका है। फास्फोराइलेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि फोस्फेट आकर के अटैच हो चुका है। इसकी लोकेशन डिफरेंट हो सकती है इस मॉलिक्यूल्स पे, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है। तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये आपका जो है ऐड होता है। एंड फास्फोराइलेशन स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं, या तो आपका सेरीन पे होगा, या फिर आपका थ्रियोनिन पे होगा, सेरीन पे होगा, थ्रियोनिन पे होगा, या फिर आपका ग्लूटामेट पे होगा। वो आगे आगे डिपेंड करता है। तो 3 4 ही आ जाते हैं जहां पर आपका फास्फोराइलेशन होता है, सब पे आपका फास्फोराइलेशन नहीं होता है, इस बात को भी याद रख लेना। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फास्फोराइलेशन मींस अटैचिंग ए फॉस्फेट ग्रुप, अटैचिंग ए फॉस्फेट ग्रुप टू एन आयन और मॉलिक्यूल्स, यानी कि किसी भी आयन या फिर मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट ग्रुप आपका अटैच होता है। जब अटैच होगा तो स्पेसिफिकली क्या है, अगर एडीपी है, अगर आपका एडीपी है और इस अगर एडीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप आपका अटैच हो रहा है, दो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट थे, दो फॉस्फेट ग्रुप आपके पहले से प्रेजेंट है, तभी आपका कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। इसको जस्ट एज ए समझाने के लिए आपको बता रखा है, जरूरी नहीं कि आपका एटीपी ही हो, आपका कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। आई बात समझ में, यानी कि फास्फोराइलेशन में क्या हो रहा है, आपका एडिशन ऑफ फास्फेट हो रहा है। इसके जैसे ही आपका एक दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं डी फास्फोराइलेशन, जिसको क्या बोलते हैं, डी फास्फोराइलेशन। अब इस डी फास्फोराइलेशन क्या मतलब क्या मतलब होता है, तो जस्ट रिवर्स ही इसका मतलब होता है, यानी कि फास्फोराइलेशन में एडिशन ऑफ फॉस्फेट होता है, लेकिन डी फास्फोराइलेशन में क्या होगा, आपका रिमूवल ऑफ फॉस्फेट होने वाला है, फॉस्फेट को रिमूव किया जाएगा, ठीक है ना, फॉस्फेट को बाहर निकाल दिया जाएगा। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखो कंडेंसेशन आ जाता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे कंडेंसेशन। आप देखते होंगे कि अगर आप कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करवाओ, उसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। उसमें क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एंड जब वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड गाइस, आपका ऐसा नहीं कि केवल वाटर ही बाहर निकलेगा, आपके कुछ और भी मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, जिसके बेस पर हम बोलते हैं कि रिएक्शन आपकी जो है कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाई है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि आपका क्या हो रहा है, ठीक है। आपका स्टार्टिंग में 2 अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड फर्स्ट ये रहा, दूसरा ये रहा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका अमोनिया वाला ग्रुप है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन परफॉर्म होगी, जहां पर आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए ये आपका H
OH, ये सब चीज मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में गाइस पढ़ा चुका हूँ कि किस प्रकार से आपका अमाइनो एसिड है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका H2O बाहर निकल जाएगा। मैंने बताया कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका H2O बाहर निकलता है, यहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। एंड ये जो आपका बॉन्ड बनता है, ये जो आपका बॉन्ड बनता है गाइस, जिसको बोलते हैं एमाइड बॉन्ड या फिर इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। एंड यहाँ पर देखो बॉन्ड अगर बन रहा है तो ये एनाबोलिज्म है या फिर कैटाबोलिज्म है। आप कहोगे कि सर ये कैटाबोलिज्म, सर ये आपकी एनाबोलिज्म है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज जुड़ रहे हैं, दो चीज जुड़ रहे हैं, इसलिए आपकी कैसी है, एनाबोलिज्म रिएक्शन है। यानी कि इस चीज को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए भाई साहब, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। अब केवल ऐसा नहीं कि यहाँ पर वाटर वाटर ही बाहर निकलता है, यहाँ पर और कुछ भी बाहर निकलता है, वो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन चलता है। मान लो यहाँ पर क्या है कि एक कंडेंसेशन रिएक्शन कंबाइन टू टू मॉलिक्यूल्स इनटू अ सिंगल मॉलिक्यूल विद द लॉस ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, इथेनॉल, अमोनिया। यानी कि जब आपके दो स्मॉलर बायोमोलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते हैं, वहां पर आपका जो है एक स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। वो आपका वाटर हो सकता है, वो आपका इथेनॉल हो सकता है, वो आपका अमोनिया हो सकता है। अगर ये ऐसा आपका बाहर निकल रहा है तो इस चीज को हम बोलेंगे फिर कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यहाँ पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर किसी वजह से आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है ना, या फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। देखो होता क्या है, आजकल वैसे ही जाड़े चल रहे हैं, एंड जाड़े में जो है एक समस्या बहुत ज्यादा आती है एंड हर किसी के साथ आती है। वो होती है अपच की, यानी कि अनडाइजेशन की। अच्छे से जो भी चीज आप खाते हो उसका जो है डाइजेशन नहीं हो पाता, उसका जो है डाइजेशन नहीं हो पाता। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण ये होता है कि भाई साहब आपके शरीर में जो भी फूड जा रहा है, जो भी फूड जा रहा है, मान लो आपके शरीर में ग्लूकोज गया। अगर इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होना है अच्छे से, इसको कैटाबोलिज्म रिएक्शन में जाना है, तो इसको नीडेड होगी, इसको जरूरत होगी वाटर की। विदाउट वाटर मॉलिक्यूल्स के ये कब ब्रेक डाउन नहीं होगा। एंड जाड़ों में क्या होता है, स्पेसिफिकली जो आपके दिसंबर एंड जनवरी का महीना रहता है, उसमें जो है लोग बहुत कम पानी कर देते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से अनडाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं एडवाइज आपको करूंगा कि हफ्ते में आपको एक बार ORS लेना है, ORS लेना है, जिसकी वजह से आपका शरीर क्या रहेगा, रिहाइड्रेट रहेगा, ठीक है ना, रिहाइड्रेट रहेगा। एंड आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, चाहे वो पानी आप जो है थोड़ा हल्का गर्म करके, यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उस पानी को गर्म करना है। इतना भी नहीं कि 50 डिग्री उबाल लिया तब उसको फिर नहाना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अपनी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 30 to 35 आपको वो वाटर का टेम्परेचर रखना है, तब उसको आप पियो। लेकिन पियो जरूर, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पियोगे अनडाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, अनडाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, लीवर पे फर्क पड़ेगा, लीवर पे फर्क पड़ेगा तो आपका वैसा बिलोबिन बढ़ेगा, बिलोबिन बढ़ेगा तो आपके जो है पैनक्रियाज पे असर पड़ेगा, पैनक्रियाज पे असर पड़ेगा तो आपके जो है अमाइलेज एंड लाइपेज नाम के एंजाइम्स निकलेंगे। जब ये एंजाइम्स निकलेंगे आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम तो बेकार करेंगे, जिसकी वजह से आपके किडनी पे जोर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो है जो जहां से इंसुलिन बनना है उस पर भी जोर पड़ेगा। तो सारी समस्या देखो कहाँ से हो रही है, पानी ना पीने की, पानी ना पीने की, ठीक है ना। तो इसलिए आपको पानी जरूर पीना है, पानी के ये आपके जो है फायदे होते हैं, ठीक है ना। हालांकि मैं इसको इससे पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से और ज्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि क्या क्या हो रहा है, कि जो प्रोसेस जो होता है जिसका नाम है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, यहाँ पर आपका वाटर जो है बाहर निकलता है। जब आपके दो स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन अपने शरीर के अंदर, ठीक है ना। एंड इसके बाद होता है आपका हाइड्रोलाइसिस, जैसे कि नाम ही बता रहा है हाइड्रोलाइसिस, यानी कि वाटर का जो है वाटर का यूज करके हम जो है किसी भी एक बिगर मॉलिक्यूल को आपके स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल में आपका हम तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें वाटर की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर हमें वाटर की जरूरत पड़ने वाली है। आई बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात है। डिहाइड्रेशन एंड आपका इसको हाइड्रोलाइसिस को आपका डिहाइड्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लेना। फिर इसके बाद आपकी टर्मिनोलॉजी आती है कार्बोक्सिलेशन तथा डी कार्बोक्सिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, कार्बोक्सिलेशन आपको देखने को मिलेगा, डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है आपका, कार्बोक्सिलेशन आपके सिंपल सा प्रोसेस होता है, जहां पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना, जहां पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपका
सी बॉन्ड सी, ठीक है ना, यानी कि सी बॉन्ड सी से आपका जाकर के अटैच होता है। जबकि इसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि जो आपका सी बॉन्ड या फिर हेटेरो एटम होना चाहिए, सी बॉन्ड के साथ आपका हेटेरो एटम होना चाहिए, ज्यादा कुछ वरी करने की बात नहीं है। कार्बोक्सिल आप इतना भी याद रख लेना, देखो आपको मैं सिंपल सा एक जुगाड़ बताता हूँ कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन के लिए। अगर आपका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तब आपको CO2 को ऐड करना पड़ेगा, CO2 का एडिशन करना पड़ेगा, आप इतनी बात समझ लेना। एंड जब आपका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जब आपका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तब आपको CO2 को रिमूव करना पड़ेगा, CO2 को आपको रिमूव करना पड़ेगा। बस इतनी सी यहाँ पर थ्योरी पढ़ लेना, समझ लेना। इसके बाद एक नेक्स्ट आपका जो है एंजाइम्स आ जाता है, बड़ा ही जबरदस्त, शानदार, खतरनाक एंड जिम्मेदार एंजाइम्स आ जाता है, जिसको बोलते हैं काइनेज। अब ये काइनेज क्या काम करता है, एक्चुअल में ये ट्रांसफर करता है, एक्चुअल में ये ट्रांसफर करता है। एंड ये ट्रांसफर किसको करेगा, फोस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो ट्रांसफर कर रहा है, कोई एडिशन या फिर रिमूवल नहीं कर रहा है, इसलिए हम इस काइनेज में क्या बोलते हैं कि ये आपका एडिशन या फिर रिमूवल नहीं करता, ये आपका ट्रांसफर करेगा। एंड जब ट्रांसफर कर रहा है तो वो किसी ना किसी ग्रुप, एक ग्रुप से लेगा और दूसरे ग्रुप में वो ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। एक ग्रुप से उठाया फोस्फेट को एंड दूसरे फोस्फेट को जो है ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, दूसरे दूसरे पे जो इसने ऐड कर दिया, एक ग्रुप से निकाला, रिमूव किया, दूसरे ग्रुप में इसने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस आपके चलते हैं कि भाई साहब आपका जो है रिमूवल भी चलेगा एंड एडिशन भी चलने वाला था। ये था कहानी आपकी काइनेज की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होता है, इसको भी आप एक बार ध्यान में रख लेना। अब गाइज लेक्चर लंबा हो चुका है, तो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे डिटेल में कि आपका NAD कैसे बना, किस प्रकार से NAD प्लस का मतलब होता है, NADH का मतलब क्या होता है, NADPH का मतलब क्या होता है, FAD क्या होता है, FADH2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, एंड सो ऑन। हम बहुत सारी चीज क्या पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, एंड काफी कुछ हम पढ़ने वाले हैं गाइस। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय। ये एक बात और, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक वगैरह करते रहो, शेयर करते रहो, PDF इन सब की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो तब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।